हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं निबोश ने रिसेंटली ही इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट के सिलेबस को रिवाइज किया है और वहाँ पर अब 3 के बनिस्बत सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर है। पहले IGC1, GC2 एंड GC3 हुआ करता था, अब सिर्फ और सिर्फ IG1 एंड IG2 है। इस वीडियो में मैं आपको IG2 के बारे में ही डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ ताकि कैंडिडेट जब IG2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ हेल्प लेकर के अपने प्रोजेक्ट को, अपने रिस्क असेसमेंट को प्रिपेयर कर। IG2 दरअसल रिस्क असेसमेंट ही कहलाता है, ठीक वैसा ही रिस्क असेसमेंट है जैसा कि आप अपने इंडस्ट्रीज में करते आए हैं, या जब आप इंडस्ट्रीज जाएंगे तो कुछ ऐसा ही रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो आपका कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो, चाहे कुछ कॉस्ट की बात कर रहा हो या डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हो, यहाँ पे वो सारे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे डिटेल्स जो कैंडिडेट को चाहिए, कैंडिडेट इट मीन्स लर्नर को चाहिए, निबोश के लैंग्वेज में कैंडिडेट को, पढ़ने वालों को, जो कोर्सेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें लर्नर कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं वो सिलेबस के बारे में ही बात करूंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस लर्नर को चाहिए। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर रखा है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंटेंट, टोटल कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो 8 रखा है, जहाँ पर रिस्क असेसमेंट के कितने स्टेज हैं उन सब के बारे में ही बात करूंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट में बना करके रखा है। पार्ट 1 अलग से मैं अपलोड करूंगा और पार्ट 2 मैं अलग से अपलोड करने वाला हूं। इन फ्यूचर अगर कोई भी अपडेट आता है या जो रिलेटेड लिंक्स हैं या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ अगर मैं मिस कर जाता हूं और वो मुझे ऐड करना है तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप सेक्शन को ज़रूर देखें ताकि अपने आप को अपडेट रख पाएँ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी वहाँ से आप ले सकें। पार्ट 1 में मैंने जो इन्फॉर्मेशंस ऐड किया है वो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँगा, कितने डिटेल्स चाहिए आपको इस पार्ट प्रोजेक्ट में। स्टेज 1 रिस्क असेसमेंट के जो 4 स्टेज हैं उन 4 स्टेज में से स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन सेक्शन की बात करूं तो इस असेसमेंट का मकसद ये है कि जो आपने यूनिट IG1 में 1 से लेकर के 4 एलिमेंट्स तक स्टडी की है, जिसके लिए आपका थ्योरी एग्जामिनेशन भी होता है, और IG2 में जो आपने 5 से लेकर के 11 एलिमेंट्स तक स्टडी की है जिसके लिए आपको IG2 के प्रैक्टिकल बनाने हैं, तो जो आपने स्टडी करके इंफॉर्मेशन गेन किया है उसे प्रैक्टिकली आप ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें, वो इस असेसमेंट का मकसद है। साथ साथ यहाँ पर निबोश ये भी रिकमेंड करता है कि जब आप इस IG2 को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप IG1 और IG2 के सारे एलिमेंट्स की स्टडी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लियर वर्ड में निबोश ने ये लिखा है कि यहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उतना ही लिखना है जितना निबोश ने डिमांड किया है। डिमांड इट मीन्स उन्होंने IG2 के लिए एक डिटेल्ड चेकलिस्ट दे रखा है। कैंडिडेट को, लर्नर्स को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, रिमेंबर हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि उस चेकलिस्ट में लिखे गए सारे वर्ड को आपने अपने IG2 के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया है। इट मीन्स उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपने लिखा है, आपने कोई भी एक इंफॉर्मेशंस को मिस नहीं करना है। इन केस अगर आप उसमें दिए गए इंफॉर्मेशन, उस चेकलिस्ट में दिए गए इंफॉर्मेशंस या गाइडेंस से कोई भी वर्ड अगर आप मिस कर जाते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट अगर मिस कर जाते हैं तो आप IG2 में रेफर कर दिए जाते हैं। ये रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क है ठीक उस जैसा ही होना चाहिए, इट मीन्स रियलिस्टिक होना चाहिए। साथ साथ इस फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो निबोश ने इसे ब्रिटिश हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेटर जो वहां पर रेगुलेट करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव से कलेक्ट किया है। उससे रिलेटेड आप इस लिंक पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे रखा है, वहां पर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वहां पर से भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड किया है। निबोश ने आपको जो असेसमेंट फॉर्म दिया है जिसमें आपको अपने असेसमेंट्स को कंप्लीट करना है, सारे सेक्शन, सारे इट मीन्स 4 सेक्शन में जो डिफरेंट सब सेक्शंस हैं उनमें वर्ड काउंट भी दे रखा है, बट उस वर्ड काउंट का ये मकसद नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है, रिजिड रहना है उस वर्ड काउंट पे ही,
वो थोड़ा मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद जब आपने अपने असेसमेंट फॉर्म को कलेक्ट कर लिया है और अब आप अपने प्रोजेक्ट को रिस्क असेसमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब आपको स्टेज के बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ पर 4 स्टेज हैं। वेरी फर्स्ट स्टेज जो है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथोडोलॉजी यूज। क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसके बारे में स्टेज 1 की बात करता है। डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। स्टेज 2 थोड़ा लेंदी है, जहां पर आपको 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिखने हैं फ्रॉम 5 डिफरेंट कैटेगरीज से लिखना है। तो इसके बारे में डिटेल्ड में इस वीडियो में ही मैं बात करने वाला हूं। पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें मैं स्टेज 3 के बारे में बात करूंगा और साथ साथ स्टेज 4 के बारे में बात करूंगा। बट यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ कर दूं, यहाँ पर आपने जो एडिशनल एक्शन लिखा है उसमें से 3 एक्शंस को आपको चूज करना है और उसमें कंप्लीट एक डिटेल्ड जस्टिफिकेशंस देना है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं, कुछ लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी के बारे में आपको वहां पर लिखना है और कितना जो कंट्रोल मेजर्स आप सजेस्ट कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव होगा उसके बारे में लिखना है। साथ साथ आपको स्टेज 4 की अगर मैं बात करूं तो ये रिस्क असेसमेंट कब रिव्यू होना चाहिए, कैसे लोगों को आप कम्युनिकेट करेंगे और किन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप फॉलो अप करेंगे और अगर वो फॉलो अप अगर एक्टिविटीज फुलफिल नहीं की जा रही है तो आप क्या करेंगे वहां पर, इन सब के बारे में स्टेज 4 के बारे में लिखना है। स्टेज 1 या पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फॉर्म होता है। यहाँ पर आपके निबोश के लोगो हैं, यहाँ पर आपको लर्नर्स का नंबर लिखना होता है। ये लर्नर्स नंबर आप अपने जहाँ पर लर्निंग प्रोवाइडर से आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक यूनिक 8 डिजिट का नंबर होता है जो सारे लर्नर्स को दिया जाता है। लर्नर्स नेम, आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखें या किसी में लिखें। इस चीज को लिखने के लिए ये एक्चुअली में हेडर और फोल्डर की बात है। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करते ही ये आपका एक्टिवेट हो जाता है और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिख रहा है, इजी आप अंडरस्टैंड कर सकें इसलिए मैंने इन 2 सेक्शंस को, इन 2 पार्ट को डिफरेंट बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 करके नोट करूंगा ताकि आप इजीली इसे समझ सकें। बॉक्स 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं येलो हाईलाइटेड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे इंफॉर्मेशंस लिखनी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, लोकेशन है, नंबर्स ऑफ वर्कर्स है या फिर अगर एनीथिंग एल्स दैट यू कंसीडर रिलेवेंट। अगर आपको कुछ और लगता है कि ये रिलेवेंट है और आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं, आने वाले स्लाइड्स में भी मैं इसके बारे में ब्रीफली बात करूंगा। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ये 200 वर्ड्स तक जा सकता है, थोड़ा आगे भी मिनिमम और मैक्सिमम दैट डजंट मैटर। इतने वर्ड्स में आपको बॉक्स 1 को कंप्लीट करना है। बॉक्स 2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर यह अब आपको बताना है कि ये रिस्क असेसमेंट को आपने कैसे कंप्लीट किया, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपने रेफर किए, किस तरह के वेबसाइट्स को आपने रेफर किया, किन लोगों से बात की। तो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखना है और ये अप्रोक्सीमेट सच वर्ड्स में होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपने येलो सेक्शन में देखा है प्रीवियस में, वो सारे इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। वो इटैलिक में लिखा गया है जो कि आपको आपके रिस्क असेसमेंट के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। वो सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं आपके इजली अंडरस्टैंडिंग के लिए। बॉक्स 1 में ऑर्गेनाइजेशंस का नाम, लोकेशन, कितने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स काम करते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको ऐड करने हैं। इसके साथ साथ अब आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज क्या है, कितने शिफ्ट में काम किया जाता है, किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर लोगों के पास है, कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मेक श्योर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको चेकलिस्ट में भी मिल जाएगा। जैसे जैसे आप वो सारे इंफॉर्मेशंस को आप अपने प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर उस वर्ड पे टिक भी करते चले। रिमेंबर, वर्ड पे आप टिक करते जा रहे हैं। सपोज अगर आपने शिफ्ट पैटर्न बॉक्स 1 में इंक्लूड कर दिया है कि यस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिफरेंट शिफ्ट में एक्टिविटीज होती है, लाइक शिफ्ट ए है, बी है और सी है, तो ये पार्ट को जैसे ही आपने शिफ्ट पैटर्न को कंप्लीट किया है तो यहाँ पर आप टिक कर दें, आप अपने चेकलिस्ट में टिक कर दें। इन केस कोई भी पार्ट अगर आप यहाँ पर मिस कर जाते हैं रिस्क असेसमेंट के फॉर्मेट में प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने से, तो आप रेफर कर दिए जाते हैं।
बॉक्स 2 की बात करूं, ये भी स्टेज 1 मीन्स पार्ट 1 का ही हिस्सा है। यहाँ पर आपको फ्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया, किन लोगों से आप मिले, किन से बातें की, किस तरह के वेबसाइट्स को आपने चेक किया। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस जो आपने बॉक्स 1 में लिखा है या फर्दर आप लिखने वाले हैं, इन सब इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में आपने किन डिफरेंट सोर्सेस से मदद ली है। चाहे वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ इंटरनल हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल लाइक वेबसाइट हो सकते हैं, कुछ आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो वो सारे इंफॉर्मेशंस के बारे में स्टेज 1 पार्ट 1 के बॉक्स 2 में आपको डिटेल्ड में लिखना है। स्टेज 1 कंप्लीट होने के बाद अब आपको स्टेज 2 पे आना है। स्टेज 2 में आपको 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिखने होते हैं फ्रॉम 5 डिफरेंट कैटेगरी। तो ये हैजर्ड कैटेगरी क्या है और हैजर्ड आपको कैसे अलग अलग लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं फर्दर स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ दे दूँ ताकि जब मैं वहाँ आपको समझाऊँ तो आप इजीली यहाँ से रिलेट कर सकें। वेरी फर्स्ट आप ये देखना है, यहाँ पे 6 डिफरेंट कॉलम्स हैं। इन सिक्स डिफरेंट कॉलम्स में से आपको 6 डिफरेंट इंफॉर्मेशंस लिखने हैं और जो 10 हैजर्ड्स आप लिखने वाले हैं वो सारे इंफॉर्मेशंस एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। वेरी फर्स्ट की अगर मैं बात करूं हैजर्ड कैटेगरी एंड हैजर्ड की बात करूं तो ये हो गया आपका हैजर्ड कैटेगरी और ये हो जाता है आपके वहां पर के हैजर्ड। नेक्स्ट आता है हु माइट बी हार्म्ड, हाउ माइट बी हार्म्ड, साथ साथ व्हाट विल बी देयर। आप ये देखें चाहे वो वर्कर है, कस्टमर्स हैं, ये आपके कैटेगरी हु में आ गया है। कौन हार्म हो सकता है, कैसे हार्म हो सकता है, और एट द एंड आपको ये भी लिखना है कि क्या हार्म हो सकता है, चाहे वो आईज इरिटेशन हो रहा है या वॉट एवर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। तो रिमेंबर हु माइट बी हार्म्ड, हाउ माइट बी हार्म्ड एंड व्हाट विल बी देयर। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन लिखना है जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है। जब आप ये हैजर्ड्स को आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहां पर आपने जरूर नोट किया होगा कि कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स थे, तो वो सारे एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जब आप ये हैजर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उस वक्त ही आपने ये डिसाइड किया होगा कि इस हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या एडिशनल कंट्रोल मेजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो सजेस्टेड एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को अब आपको यहां पर लिखना है। ये सारे सजेस्टेड कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करने में कितना वक्त लगेगा, यहां पर लिखा गया है सुटेबल लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि ये वेंटिलेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में अप्रोक्सीमेट 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो अब आपको ठीक इसके सामने एक टाइम स्केल भी लिखना है। ये टाइम स्केल आपका वीक से लेकर के मंथ तक जा सकता है, तो जैसा आपको वहां पर सुटेबल लगता है वो टाइम स्केल आप जरूर मेंशन करें। साथ साथ ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, आपके पर्सन को यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखना है, उनके डिजिग्नेशन लिखनी है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन की बात करूं तो वर्कशॉप मैनेजर का काम है कि वो फर्स्ट एक्शन, इट मींस ये जो सीरियल नंबर आपने असाइन किया है वो फर्स्ट एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये वर्कशॉप मैनेजर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, तो फाइनेंस डायरेक्टर सेकेंड वन ऑप्शन को परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन के डिजिग्नेशन लिखना है और साथ साथ में अब आपको उनकी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को, कौन से एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को वो रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में भी यहां पर आपको बताना पड़ेगा। तो ये 6 इंफॉर्मेशन के बारे में मैं फर्दर स्लाइड्स में डिटेल में बात करूंगा, बट ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन को आप फर्दर स्लाइड्स में रिलेट करना, और ये 6 इंफॉर्मेशन ही अब आपको 10 डिफरेंट हैजर्ड्स में फॉलो करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बताया कि यहाँ पर अब आपको 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिखने हैं जो कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज से होनी चाहिए। रिमेंबर ये मिनिमम 5 डिफरेंट कैटेगरीज की बात करता है। आपके पास 5 से ज्यादा अप्रोक्सीमेट 20+ कैटेगरीज हैं, तो वहां पर से आपको 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लाना है।
अब ये हैजर्ड्स कैटेगरी कहाँ से लाना है, तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट में आपको टेबल भी दे रखा है, उसमें आपको मैं बताऊंगा। बट मेक श्योर कि जो आप IG2 में सिलेबस को आपने स्टडी की है वो फ्रॉम एलिमेंट नंबर 5 to 11 स्टडी की है, वहां से ही ये हैजर्ड्स कैटेगरीज आएगा और वहां से ही ये 10 डिफरेंट हैजर्ड्स को आपको लिखना है। एलिमेंट वाइज की मैं बात करूं तो ये 5 से लेकर के 11 एलिमेंट हो गया, और यहां पर जो अब आप मेंशन कर रहे हो, लाइक अगर आप एलिमेंट 11 में देखो तो हैजर्ड कैटेगरी आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। एलिमेंट नंबर 10 में अगर मैं बात करूं तो हैजर्ड कैटेगरी आपका फायर हो चुका है। एलिमेंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो हैजर्ड कैटेगरी नॉइज है। तो ये सेक्शन में जहां पर आप हैजर्ड्स कैटेगरीज के नीचे जितनी भी आप इंफॉर्मेशंस देख रहे हो ये सारे हैजर्ड्स कैटेगरी हैं। लाइक आपको इनमें से ही 5, जिस तरह से पिछले स्लाइड्स में था 5 डिफरेंट कैटेगरीज में से 10 डिफरेंट हैजर्ड्स, तो यहाँ पर आप 5 से ज्यादा हैजर्ड्स कैटेगरीज देख रहे हो। तो अब आपको जहां पर आपके साथ आप जिस इंफॉर्मेशन के साथ ज्यादा फैमिलियर हो आप उस हैजर्ड्स कैटेगरी को चूज कर लो और अकॉर्डिंगली ही आप 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिखेंगे। वो सेम हैजर्ड्स कैटेगरी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, चाहे वो रेडिएशन है, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, एसोसिएटेड इक्विपमेंट है, मेंटल इल हेल्थ है, नॉइज है, स्लिप एंड ट्रिप है, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरीज हैं। ये हो गया आपका टेबल नंबर 1। यहाँ पर से अब आपको चूज करना है 5 डिफरेंट कैटेगरीज, उन 5 में से आपको 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिखना है। व्हाट आई सजेस्ट कि आप अराउंड 10 प्लस डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरीज को चूज करें और उसमें 10 डिफरेंट हैजर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करें और बेस्ट 10 को आप वहां पर अपने रिस्क असेसमेंट के पार्ट 2 में लिखें। लाइक मैंने प्रीवियस में भी इस कॉलम के बारे में बात कर रखा है। रिस्क असेसमेंट के जो आपको फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें 6 डिफरेंट कॉलम होगा। इनमें से द वेरी फर्स्ट हैजर्ड एंड हैजर्ड कैटेगरी है हु माइट बी हार्म्ड, एग्जिस्टिंग कंट्रोल, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स। एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में एक पॉइंट आता है कि ILO OSH के हिसाब से ही आपको सेक्शन जो वहां पर है 3.10.1 के हिसाब से अब आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लिखना है। लाइक आपने पहले भी हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स पढ़ रखा होगा जहां पर आपने 5 डिफरेंट हायरार्की देखा है, चाहे वो एलिमिनेशन से स्टार्ट होता है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे एंड होता है। तो यहाँ पर स्लाइटली चेंजेस है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि इस सेक्शन में किस तरह के डिफरेंट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, उसे ही आपको फॉलो करके कॉलम नंबर 4 इट मींस एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को लिखना है। टाइम स्केल के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में भी बात कर चुका हूं। लाइक प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने जैसा बात किया सेक्शन 3.10.1 की अगर मैं बात करूं तो ये 4 डिफरेंट हैजर्ड्स प्रिवेंशन स्टेप्स की मैं अगर बात करूं तो ये देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट है आपका एलिमिनेट द हैजर्ड, सेकंड वन है आपका कंट्रोल, थर्ड वन है मिनिमाइज द हैजर्ड्स बाय डिजाइनिंग ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, एंड इफ कैनॉट बी कंट्रोल देन PP की बात है लास्ट वन में आ जाता है आपका लाइक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इस हायरार्की को आपने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स को आपने फॉलो करना है और ठीक इसके ही अकॉर्डिंग आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लिखने हैं। ये सेम है, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। ये सेक्शन थोड़ा लेंदी होता है इसलिए यहां पर मैंने ज्यादा वक्त दिया है। अगेन मैं आपको ब्रीफ कर दूं, यहां पर हैजर्ड्स कैटेगरी आपने चूज कर लिया, कहां से चूज करना है ये आपको पिछले स्लाइड्स में मिल जाएगा जहां पर एलिमेंट नंबर 5 से लेकर के 11 तक में डिफरेंट हैजर्ड्स लिखे हुए हैं। लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी में है, फायर में है, नॉइज है, वाइब्रेशन है, ऐसे डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरी मिल जाएंगे और उससे एसोसिएटेड हैजर्ड मिल जाएगा। तो हैजर्ड कैटेगरी आप ऊपर लिखें, ठीक उसके नीचे आप एसोसिएटेड हैजर्ड लिख देंगे। देन आप सेकेंड कॉलम में आते हैं तो हु माइट बी हार्म्ड एंड व्हाट विल बी द आउटकम्स एंड हाउ दैट विल हैपन ओवर देयर। तो ये 3 इंफॉर्मेशंस को आपको सेकेंड ऑप्शन में लिखना है, कॉलम 2 में लिखना है। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स लिखना है जो कि आपने हैजर्ड्स ऑब्जर्वेशन के दौरान
कंट्रोल मेजर्स ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर आपको कोई भी हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप कॉलम नंबर 4 पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ILO SH 3.10.1 के हिसाब से ही एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लिखने हैं। और ये सारे एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के लिए आपको एक टाइम स्केल सजेस्ट करना है, वो वीक से लेकर के मंथ तक जा सकता है। और सारे एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के डिजिग्नेशन लिखने और साथ साथ बताना है कि ये सीरियल नंबर 1 एडिशनल कंट्रोल मेजर्स इनके द्वारा किया जाएगा या सीरियल नंबर 5 इनके जरिए किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने पहले भी स्लाइड्स में इंक्लूड कर रखा है, तो आप इसे डिटेल्ड में ज़रूर स्टडी करें। ये ठीक फॉर्मेट मैंने निबोश के वेबसाइट से लिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये डिटेल्ड, ये आपके हैजर्ड्स कैटेगरी हो गया, ये आपका हैजर्ड हो गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोसेस डस्ट। तो मेक श्योर कि ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोसेस डस्ट है, इससे ही किसी न किसी को हार्म होगा। वो हार्म किसे होगा, कैसे होगा और क्या होगा, वो यहाँ आ जाता है। इन प्रोसेस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या एग्जिस्टिंग अवेलेबल कंट्रोल मेजर्स हैं, वो यहाँ आ जाएगा। और इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल मेजर्स करने के लिए कुछ एडिशनल्स यहाँ आ जाएगा। क्या वक्त आपको लगेगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। और कौन इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पे लिखना है। मेक श्योर कि यहाँ पर आप मोर एंड मोर एडिशनल्स कंट्रोल मेजर्स लिख रहे हैं, ताकि जब एग्जामिनर आपके पेपर को इवेल्युएट कर रहा है तो वो सही तरीके से आपको इवेल्युएट कर सके। अगर आप वेरी लिमिटेड वर्ड्स लिखते हैं, ILO 3.10.1 की अगर मैं बात करूं, अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप रेफर कर दिए जाएंगे। तो मेक श्योर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और आप एक यहाँ पर एक इनफ डिटेल्ड एडिशनल कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिमिटेड दे सकते हैं, बट यहाँ पर आपको डिटेल्ड में एडिशनल कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस चेकलिस्ट की मैं बात पहले से करता आया हूं, तो ठीक यहाँ पर ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का चेकलिस्ट है। लाइक आप इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बॉक्स की बात की थी। बॉक्स 1 में आपको ये फ्यू डिटेल्स इंक्लूड करना है। जैसे जैसे आप डिटेल्स इंक्लूड करते चले जाएं, यहां पर आप उसे टिक कर दें। बॉक्स 2 की पार्ट 1 में अगर मैं बॉक्स 2 की बात करूं, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बॉक्स 2 में लिखना है, जैसे जैसे वो लिखते चले जा रहे हैं आप यहां पर टिक कर दें। पार्ट 2 की बात करूं तो यहां पर 6 डिफरेंट कॉलम हैं। उन सारे में से जो 10 डिफरेंट हैजर्ड्स आपको लिखने हैं, फ्रॉम 5 डिफरेंट कैटेगरीज लिखना है। तो वो सारे इंफॉर्मेशंस को लिखते चले जाएं और आप डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरीज से लिखते चले जाएं। जब आप ये 10 डिफरेंट हैजर्ड्स लिख लेंगे तो अब आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने IG2 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिटेल में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दिए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको निबोश के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। चाहे पार्ट 1 में मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की बात की है, आप बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट आप उसे प्रिपेयर करें। पार्ट 2 में कॉलम 1 से लेकर के कॉलम 6 तक की बात की है, उसके लिए एलिमेंट 1 से लेकर के एलिमेंट 5 से लेकर के एलिमेंट 11 तक में जो डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरीज आता है, उन सब चीज़ों की बात की है। तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करें, अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को प्रिपेयर करें। फर्दर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखें। थैंक यू सो मच।